Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 Indian Economic Development. और इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी के 6th चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जहां हमने बेसिक्स देखा था कि व्हाट इज एनवायरमेंट, what is environmental crisis, what is carry capacity, global warming, ozone depletion, state of Indian environment, etc. ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी के जो टॉपिक्स छूटे हुए थे वो आज हम कवर करेंगे, जिसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल कंसर्न्स। ना वैसे तो एनवायरमेंट क्राइसिस में काफी सारी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं, लेकिन 5 ऐसे एरियाज है जो हमारे लिए मेजर फोकस, मतलब जहां पे हम मेजर फोकस करते हैं, जो हमारे लिए मेजर या प्रिंसिपल कंसर्न्स है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है या यहाँ पर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो वो 5 एरियाज में पहला है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एरिया। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब होता है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो जब आप लैंड में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं या जो एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं या जिस तरीके से आप लैंड को यूज करते हैं, अगर वो ठीक ना हो तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। जैसे अगर आप उसमें केमिकल्स का यूज कर रहे हैं या ये एग्रीकल्चर करने के लिए अगर आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाले अगर केमिकल्स को आप सॉइल में डंप करते जा रहे हैं, तो इस सारे प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और उसे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का सिर्फ होता है टॉप सॉइल की फर्टिलिटी कम होने से, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे हमें मिलती है रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स, टर्चरी रॉक्स, ऐसे कई सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी रॉक्स हमको मिलती है। ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है जो कि सॉइल होती है, जो कि मिट्टी होती है, जिसमें फर्टिलिटी होती है। अगर किसी तरीके से इसकी फर्टिलिटी चले जाए या ये पूरी मिट्टी यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाए तो उसे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, क्योंकि इसके नीचे क्या बचेगा, पत्थर बचेगा, रॉक्स बचेगा। और हमें पता है कि रॉक्स पे खेती नहीं होती है, तो वो हमारे किसी काम पे नहीं आएंगे। तो इस टॉप लेयर का हट जाना ही डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। अब देखिए कि इसके रीजन क्या होते हैं, तो काफी सारे रीजन है। आपको इसमें से कोई 3 या 4 भी आप याद रखेंगे तो दैट इज इनफ। जिसमें पहला क्या आता है, एक्सेसिव ग्रेजिंग। जब आप एनिमल्स को एक ही जगह पे बार बार ले जाते हो चरवाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब वो ग्रास खाते हैं तो उससे सिर्फ ग्रास बाहर नहीं आती, ग्रास के साथ साथ कुछ मिट्टी भी बाहर आ जाती है और फिर थोड़ी सी हवा चलने पर वो मिट्टी वहां से बह जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर आता है सॉइल इरोजन। पानी या फिर विंड की वजह से अगर वो सॉइल उड़ के या बह के वहां से निकल गई है तो उससे भी क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। फिर आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि कुछ टाइम तक आप पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, फिर अगले साल आप इस जगह को छोड़ दोगे, फैलोइंग कर दोगे। फैलोइंग का मतलब होता है कुछ देर के लिए एक जगह को छोड़ना ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी गेन करे, और फिर आप दूर कहीं जाकर यहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ एग्रीकल्चर करोगे, फिर अगले साल यहाँ छोड़ के यहाँ एग्रीकल्चर करोगे, तो जिसकी वजह से एक बड़े एरिया की लैंड फर्टिलिटी कम होती जाती है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर। अगर किसी जंगल में आग लग जाए तो भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, केमिकल्स के यूज की वजह से, या फिर कुछ ज्यादा ही अगर आपने ग्राउंड वाटर एक्सक्रीट किया हुआ है, बाहर से निकाला हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर ज्यादा एक्सेसिव अगर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, तो भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। नाउ ग्राउंड वाटर क्या करता है, सॉइल को एक कोई मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एक नमी देता है, जिसकी वजह से वो सॉइल फर्टाइल रहती है। पर अगर आपने उसको बहुत ज्यादा ही एक्सेसिवली एक्सट्रैक्ट कर दिया तो उसकी वजह से वो नमी चले जाएगी, फिर वही जो फर्टाइल जमीन थी वो अब बंजर जमीन होती जाएगी। फिर बात करते हैं इम्प्रॉपर इरिगेशन। अगेन अगर आपने प्रॉपरली इरिगेशन नहीं दिया तो वो जमीन की जो सॉइल है वो सूखने लगती है, और जब उसमें मॉइस्चर नहीं रहता तो वो बंजर जमीन बनने लगेगी। और फिर आएगा इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। जनरली अगर आप एक जगह पे एक ही क्रॉप को बार बार उगाते हो तो उसकी फर्टिलिटी चले जाती है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपने इस जमीन में आज अगर वीट उगाया है तो अगले साल आप इसमें राइस उगाओ, फिर आप उसमें पल्सेस उगाओ। तो आप अलग अलग तरह की चीजें या अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक जमीन पे उगाते हो तो उससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। पर अगर आप हर साल इसमें वीट 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 ही उगा रहे हो तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से रोटेशन नहीं किया, रोटेशन मतलब
वीट, फिर राइस, फिर पल्स, इस तरीके से आपने रोटेशन अगर नहीं किया तो भी लैंड डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स आप याद रखोगे। तो पहले तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर या इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज। प्रॉपर तरीके से लैंड को यूज ना करने की वजह से अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है या वो जो टॉप सॉइल थी वो रिमूव हो जाती है तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट फायर की वजह से, इरोजन की वजह से, एक्सेसिव ग्रेसिंग की वजह से, या फिर क्रॉप रोटेशन ना होने की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, एक्सेट्रा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा मेन कंसर्न है हमारे पास एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से। मेनली इसके कॉजेस पे इसके दो चीजें इस पे कंट्रीब्यूट करती हैं। पहला मेन कंट्रीब्यूट करता है व्हीकल एमिशंस और फिर दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ना व्हीकल एमिशन कैसे डेटा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 1951 में जहां पे सिर्फ 3 लाख व्हीकल्स हुआ करती थी, 2019 के आसपास वो 30 करोड़ तक पहुंच गया और अभी तो 2026 चल रहा है। तो 2026 में तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। 30 करोड़ तो बहुत कम है, 50 करोड़ तक तो हम पहुंच ही गए होंगे। तो पहले जहां पे 3 लाख व्हीकल्स थी, अब क्या है, कितनी है, 30 करोड़ व्हीकल्स है। तो इतनी सारी जो व्हीकल्स बढ़ती जा रही है तो उससे निकलने वाला एमिशन भी बढ़ रहा है। और इसमें भी 85% व्हीकल्स कैसी है, प्राइवेट व्हीकल्स है। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते, हर एक पर्सन अपने प्राइवेट व्हीकल से ही ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। वही जिसके लिए क्या, कौन सा प्रोटोकॉल आया गया था, कमेंट करके बताइए कौन सा प्रोटोकॉल था। क्या वो क्योटो था या फिर वो मॉन्ट्रियल था? तो ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं, फिर दूसरा हमारे पास मेन रीजन है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, स्मोक आता है, क्योंकि चिमनी से निकलने वाला इतना सारा जो एयर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। इवन सीपीसीबी ने ऐसी 17 कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज बताई हैं जिससे निकलने वाला एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। और उन्होंने वार्न किया है कि ये जो इंडस्ट्रीज है वो रेसिडेंशियल एरियाज में ओपन नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को अगर ओपन करना हो तो दूर कहीं एरियाज में लेकर जाओ। हालांकि उससे एयर पॉल्यूशन तो होगा अभी भी, लेकिन फिर भी ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड नहीं होंगी उतनी। सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जो कि वार्निंग्स देता रहता है या फिर हमें गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। तो उन्होंने 17 तरह की कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज बताई हैं जिससे निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा है, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि इसको आप रेसिडेंशियल एरियाज में ही ओपन करें। बढ़ते हैं आगे, फिर हम बात करते हैं थर्ड कंसर्न, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। नाउ वाटर पॉल्यूशन के मेन कॉजेस क्या है? पहला है एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो एग्रीकल्चर में हम जो केमिकल्स यूज करते हैं वो केमिकल्स जब रेनफॉल होता है तो वही पानी के साथ मिलकर नियर बाय वाटर रिसोर्सेज में जाती है और फिर वो वाटर पॉल्यूट करती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और कचरे को भी हम क्या करते हैं, पानी में ही बहा देते हैं, अगेन उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर हम करते हैं डोमेस्टिक सीवरेज। घर की नालियों से भी जो कचरा निकलता है, सेमी लिक्विड, लिक्विड कचरा जो भी निकलता है, वो कहाँ जाता है, वो भी नदियों तालाबों में जाता है। फिर आता है थर्मल हाउस डिस्चार्जिंग एश। थर्मल हाउस क्या होते हैं? हमारी कंट्री में मेनली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी हम यूज करते हैं। थर्मल का मतलब होता है हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, तो थर्मल हाउस क्या है? थर्मल हाउस वो हाउस है जहाँ पे थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है गर्मी से, और गर्मी कहाँ से आती है? कोल से। तो कोल से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ना जब आप कोल को बर्न करोगे, उसे जलाओगे, तो लास्ट में क्या बचेगा? एशेस। एशेस मतलब राख बचेगी, और वो राख हम क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। तो थर्ड मेजर कंसर्न था वाटर पॉल्यूशन। उसके 4 सोर्सेस में पहला था घर, घरों से निकलने, घरों की नालियों से, सीवरेज से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, एग्रीकल्चर के केमिकल्स जब बहके जाते हैं तो उसकी वजह से होता है, लास्ट है थर्मल हाउसेस। ओके, फोर्थ हमारा मेजर कंसर्न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कई सारे तरह की स्पीशीज का एक जगह पे साइमल्टेनियसली रहना। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन या फिर कंडीशन वेयर डिफरेंट different types of species
स्पीशीज लिव्स टुगेदर। तो जब अर्थ में अलग अलग तरह की स्पीशीज साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डायवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न तरीके के जीवन जब एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी। वो खत्म होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ये पॉपुलेशन मतलब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। और जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमें जगह चाहिए, हम पेड़ पौधे काटते जाएंगे, और पेड़ काटेंगे तो ऐसे सारी स्पेशीज जो जंगल में ही रहा करती थी वो खत्म होती जाएगी, तो बायोडायवर्सिटी खत्म होती जाएगी। ओके, तो इसकी मेनली इसके रीजन क्या है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें लैंड यूज पैटर्न चेंज करना पड़ा है। लैंड यूज पैटर्न मतलब जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करता था वहां पे अब हमें अगर बस्ती बसानी है, अपनी कॉलोनीज बनानी है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ काटने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो लिविंग है स्पीशीज है उनकी लाइफ थ्रेटन हो गई है। फिर आते हैं लास्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हम डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि जब अनप्लान टाउनशिप और अर्बनाइजेशन की जाती है, तो शहर तो बना दिए पर प्लानिंग नहीं की, तो उसकी वजह से क्या होता है? कचरा ज्यादा बनता है, और कचरा ज्यादा बन तो रहा है पर आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाओगे, आपकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज के बाहर कचरा जनरेट होगा, जिसकी वजह से अगेन ये हमारा एनवायरमेंट को नुकसान करेगा। तो 5 मेजर कंसर्न में पहला क्या था? लैंड डिग्रेडेशन, मतलब आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होना, जो कि फॉरेस्ट फायर की वजह से होती है, इरोजन की वजह से होगी, केमिकल्स की वजह से होगी, कई सारे रीजन है। फिर अब बात की एयर पॉल्यूशन, 1951 में जहां पर हमारे पास सिर्फ 3 लाख व्हीकल्स थी, आज 30 करोड़ व्हीकल्स है। तो व्हीकल से निकलने वाला एमिशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर हमने बात किया वाटर पॉल्यूशन, 4 रीजन थे: डोमेस्टिक सीवरेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, और लास्ट थर्मल हाउस। फिर हमने देखा ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, एंड देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चिपको मूवमेंट। नाउ ये मूवमेंट कब आया था? 1973 में नदर्न इंडिया में, मतलब उत्तराखंड हिमालयन रीजन में आया था। नाउ ये ऑलरेडी इसके बारे में आप पहले थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे। एक सेकेंड, तो पहले भी आप इसके बारे में सुन चुके होंगे। इसमें क्या था? डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था, जहां पे जो फीमेल्स थी स्पेशली उन्होंने क्या किया था? ट्रीज को हक कर लिया था कि अगर पेड़ काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा। ओके, इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। तो चिपको क्योंकि वो पेड़ से चिपक गई थी कि पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर इसे काटना है तो पहले हमें काटो। तो इस मूवमेंट की वजह से डिफॉरेस्टेशन को रोका गया था। ये पहली बार कब आया था? यह आया था 1973 में। उत्तराखंड मतलब हिमालयन रीजन, नदर इंडिया में ये आया था, और इसके जो लीडर थे वो थे सुंदर बहुगुणा। सुंदर बहुगुणा इनके लीडर थे। ओके, फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक मूवमेंट था जो आया था 1983 में, और ये आया था इस बार कर्नाटका में। अभी कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरसी डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक फॉरेस्ट है सलकनी फॉरेस्ट। तो कर्नाटका की सिरसी डिस्ट्रिक्ट के सलकनी फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपीको मूवमेंट आया था। ये कब आया था? ठीक 10 साल के बाद आया था। 1973 में चिपको मूवमेंट आया, 1983 में अपीको मूवमेंट आया। चिपको मूवमेंट में सेम किया, हक करके खड़े थे ताकि पेड़ काटे नहीं। सेम अपीको मूवमेंट में भी वो उत्तराखंड में आया था, हिमालयन रीजन, जबकि अपीको मूवमेंट कर्नाटका के सिरसी डिस्ट्रिक्ट के सलकनी फॉरेस्ट को बचाने के लिए लाया गया था। ना इससे फिर 3 चीजों पे इम्फेसाइज दिया था हमने। पहला हमने कहा था कि लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड। तो अगर आपको कोई डेवलपमेंट वर्क भी करना है, डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाना है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तो पेड़ काटने से पहले एक बार वहां के लोकल पीपल से कंसल्ट कर लो कि क्या उन्हें वो पेड़ कटवाना है या नहीं कटवाना। अगर वो सहमति नहीं दे रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जंगल में कई सारे लोग रहते हैं, अब जब आप पेड़ काटते हो तो वो भी बेघर हो जाते हैं, उनको निकलना पड़ता है। तो वहां के लोकल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लो। फिर था ट्रीज विद इन, ये एलओसी मिक्स नहीं है, ट्रीज विद इन 100 मीटर ऑफ वाटर रिसोर्सेज शुड नॉट बी कट। तो अगर यहाँ पे कोई पानी है, ठीक है, कोई वाटर एरिया है, मतलब रिवर है, तो इसके 100 मीटर के दायरे का कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। 100 मीटर के दायरे का कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। रीजन क्या होता है? क्योंकि कभी क्या होता है कि ये जो पानी है उसमें ओवरफ्लो हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये जो ट्रीज है वो कम्युनिटीज को बचाते हैं। अगर मान लो ये पानी का कोई सोर्स है और यहाँ आसपास कुछ पेड़ है, अभी जब भी यहाँ का पानी ओवरफ्लो होगा, कुछ फ्लड आने के चांसेस होंगे, तो क्या होगा? ये पेड़ से टकराएगा, इसका फ्लो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो बच जाएंगी।
या फिर अगर आपने इस पेड़ को अगर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, एक तो पानी का फ्लो बढ़ा तो घर भी डूबेंगे, उल्टा फिर पानी का फ्लो बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है, कभी बारिश होगी तो यहाँ आसपास की मिट्टी सब बह के कहाँ जाएगी, इसी पॉन्ड में चले जाएगी। अब इस पॉन्ड में जाएगी तो वाटर लेवल तो राइज करेगा ही, और वाटर लेवल राइज कर गया तो अब कम्युनिटीज को बचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है, तो ये सारा पानी कम्युनिटीज के ऊपर जाएगा, पूरा घर डिस्ट्रॉय होंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई भी अगर वाटर रिसोर्स है तो उसके 100 मीटर के दायरे का कोई भी पेड़ नहीं काटना है। फिर आता है 30 डिग्री और अबव शुड नॉट बी फेल्ड। तो ये क्या होता है, ये एलिवेशन की बात कर रहा है। अगर कोई जैसे माउंटेन है तो माउंटेन में यहां तक के पेड़ काटने हैं काटो, इसके ऊपर के नहीं काटना। तो 30 डिग्री या उसके ऊपर के जो पेड़ हैं वो आपको बिल्कुल भी काटने नहीं है। रीजन क्या है, इससे भी फिर आपका जो क्या कहते हैं, ये लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ के पेड़ काट लिया, यहाँ पे अगर पेड़ है अगर मान लो, तो जब भी बारिश होगी तो यहाँ की सॉइल बह के नहीं जाएगी, ये लैंड पूरा जो चट्टान होती है वो बह के नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है तो उसको रोक कर रखेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ के सारे पेड़ काटे तो क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो मिट्टी तो जाएगी, कई बार पूरा चट्टान का टुकड़ा ही हट के नीचे आ जाता है, तो लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चिपको मूवमेंट 1973 में आया था, उत्तराखंड में आया था, नदन जो हिमालयन रीजन है वहां पे। सेम इससे मिलता जुलता अपिको मूवमेंट आया था, इसके 10 साल के बाद 1983 में आया, ये कर्नाटका के सिरसी डिस्ट्रिक्ट के सलकनी फॉरेस्ट को बचाने के लिए आया था। नाउ इसमें 3 चीजें हमारे इम्फेसाइज की गई थी कि पहले कोई भी पेड़ काटना हो तो वहां के लोकल एरियाज में जो लोकल पीपल रह रहे हैं उनसे कंसल्ट कर लो। दूसरा, अगर कोई वाटर रिसोर्स है तो उसके 10-100 मीटर के दायरे पे आप कोई भी पेड़ मत काटो। 30 डिग्री या फिर उससे ऊपर के जो एलिवेशन के पेड़ हैं, जो उसके ऊपर एलिवेशन पे जो पेड़ लगाए गए हैं उसे भी मत काटो। फिर आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका मतलब होता है डेवलपमेंट that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो आज की जनरेशन की सारी जरूरतें पूरी करना, लेकिन साथ ही में ये भी इंश्योर करना कि उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो, या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कम से कम इतने रिसोर्स रह जाएं कि वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके का डेवलपमेंट जिससे आपकी भी जरूरतें पूरी हो जाएं और साथ साथ में फ्यूचर जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो जाएं, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, इसके बारे में पहली बार बात की गई थी ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में। तो 1987 में कमीशन उठाई गई थी जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन, और इस पे हमने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। फिर आती है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो। तो सबसे पहला आता है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ऐसी सोर्सेज जो कि बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे कि थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो ये जो है वो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जहाँ पे हम कोयले का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है कि कुछ नया करो। ये जो पुराने सोर्सेज थे इसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से कई सारा हमें डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारे कॉजेस को आप हटा लो और फिर कुछ नई ऐसी एनर्जीज यूज करो जो क्लीन हो, जिसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन जनरेट ना हो, एनवायरमेंट हमारा सेफ रहे। फिर आती है दूसरी स्ट्रेटेजी, एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरियाज। इसमें क्या होता है, गांव के जो कई सारे ऐसे घर हैं जहां पर आज भी नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज किए जा रहे हैं। नॉन कमर्शियल मतलब जिसका पैसा नहीं देना पड़ता, जो फ्री में है, जैसे लकड़ियां जलाकर या फिर गांव काउ डंग या गाय का जो गोबर होता है उसे जलाकर वो अभी भी खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लकड़ियां चाहिए तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, और काउ डंग को जलाया तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो गांव में आज भी कई सारे ऐसे घर हैं जो कि लकड़ियां या फिर काउडंग जलाकर अपना खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। इसकी वजह से सरकार ने क्या डिसाइड किया कि वो एक उज्ज्वला उज्ज्वला योजना चलाएंगे, और इसके अंदर उन्होंने फोकस किया है सब्सिडाइज्ड एलपीजी पर, कि फ्री में नहीं पर बहुत ही कम रेट्स पे वो एलपीजी गांव में प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो लोग कोयले पर ये जो वुड है या फिर काउडंग है उसे छोड़कर एलपीजी सिलेंडर से ही प्रॉपरली खाना बनाएं। इसके अलावा कई सारे गांव में आज भी गोबर गैस प्लांट चलाए जा रहे हैं। गोबर प्लांट्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे काउ डंग का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है।
अब इसके बाद फिर लास्ट में जो स्लरी बचती है उसको आप एग्रीकल्चर में एज अ मैन्योर यूज करते हो, तो फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और उस गोबर प्लांट से क्या होगा, एनर्जी भी जनरेट होगी। फिर अब बात करते हैं थर्ड, सीएनजी इन द अर्बन एरियाज। नाउ अगर आप अर्बन एरियाज में इतने सारे व्हीकल्स यूज कर रहे हो तो उससे निकलने वाले एमिशंस ग्रीन हाउस गैस करेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो उसे रोकने के लिए आप क्या करो, सीएनजी का यूज करो। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ इसको यूज करने में जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है, लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कि सीएनजी पे चल रहा है। और ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जितना और कोई नेटवर्क नहीं है जो सीएनजी बेस्ड हो। तो हमें भी बाकी सारे स्टेट्स को भी इसे सीखकर सीएनजी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। फिर आता है फोर्थ, विंड पावर्स। विंड पावर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विंड टर्बाइंस घुमाई जाती हैं ताकि विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हार्मफुल एमिशंस नहीं होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बस इसका सिर्फ एक लौता नुकसान ये है कि इसके इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो ये बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन अगेन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपको बार बार इस पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और इसके जो कॉस्ट है वो भले बहुत ज्यादा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आता है इससे वेलफेयर। तो उससे भी ज्यादा लोगों का वेलफेयर ओरिएंटेड इससे है। तो अगर आप ये करते हो तो खर्चा तो लगेगा, पर उससे भी कई ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल्स। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो सनलाइट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये नॉन एक्सॉस्टेबल भी है। तो ये नॉन रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टेबल है, मतलब ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको आप जितना यूज कर लो कभी भी एग्जॉस्ट मतलब खत्म नहीं होने वाली, और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, एक क्लीनर फ्यूल मिलेगा, किसी भी तरीके का क्लीनर एनर्जी मिलेगी, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, और ये बहुत दूर की बात भी नहीं है, हमने बहुत पहले ही इसको इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, सक्सेसफुल भी है और काम करता भी है। इवन आप में से भी कई लोगों के घरों में अभी आज के टाइम पर सोलर पैनल्स लगे होंगे, जिससे आप सोलर पैनल्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। बट अगेन ये जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो पुअर फैमिलीज इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पर बहुत कॉस्टली है, तो पुअर फैमिलीज इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। फिर अब बात करते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स। ना मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां का ये जो स्लोप बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर कोई नदी बह रही है तो उसका फ्लो बहुत तेजी से होगा। तो अगर आप कुछ ऐसी जमीन पे नदी बह रही है तो वो धीरे धीरे बहेगी, पर इतने ऊंचे माउंटेन से अगर कोई नदी बह रही है तो बिल्कुल तेजी से बहेगी। तो मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे माउंटेनियस एरियाज में स्पेशली कुछ ऐसे वाटर या फिर मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जाएं, जिसकी वजह से उस पानी के फ्लो की वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, तो हाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। हालांकि ये मिनी प्लांट्स होते हैं तो इसको यूज करके आप पूरे इंडिया में एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ के आसपास के जो गांव है वहां पर तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी से मिल जाएगी। तो ये जो प्लांट्स हैं वो लैंड यूज पैटर्न चेंज नहीं करते, इसके लिए आपको कोई भी डिफोरेस्टेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। जो नदियां बह ही रही है माउंटेनियस रीजन में वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कम से कम इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है कि लोकल एरियाज की डिमांड आप पूरी कर सकते हो। इससे इवन क्या है कि अगर आप लोकल एरियाज की डिमांड पूरी कर पा रहे हो, ऐसे कई सारी जगह पे माउंटेन्स हैं, हर जगह पे कुछ ना कोई नदी बह रही है, तो वहाँ पे हर एक गांव में अगर आप ये उसकी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हो तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होता है ट्रांसमिशन की वजह से वो भी बच जाएगा। नहीं, लॉस बाय ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहाँ पर हुई है और आपको यहाँ तक पहुंचानी है, तो यहाँ तक जो आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करते हो उसके बीच में कई सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अगर आप बड़े बड़े दूर दूर एरियाज में ये पहुंचा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी ही, पर अगर आप हर एक एरिया में मिनी हाइडल प्लांट लगा दो और हर एक जगह की जो लोकल नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, तो इससे लॉस बाय ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। फिर आता है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तो आज की पुराने टाइम पे जो नॉलेज हमारे पास हुआ करती थी वो काफी सस्टेनेबल हुआ करती थी, अगर हम इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लें तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन रुक जाएगा। नाउ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो थी वो सस्टेनेबल थी और इनोवेटिव भी थी। नाउ उसकी वजह से काफी पैसा भी आपका बचता था, इकोनॉमिकली भी थी और साथ में वो डिग्रेडेशन को भी बचाती थी। तो ये बहुत जरूरी है कि आज हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वो पुरानी नॉलेज को हम यूज करें। पुरानी नॉलेज मतलब आज के टाइम पे जो हम
फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इसको हटा दो। और पुराने टाइम पे हम जैसा किया करते थे, जैसे काउ डंग को एज अ मैन्योर यूज करके, या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उसको यूज करके अगर आप प्रोडक्शन करते थे, उस पर हम वापस आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, दैट इज बायो कंपोस्टिंग। नेक्स्ट और लास्ट नहीं है, ये सेकेंड लास्ट है। ना बायो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी सरकार ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि फार्मिंग के ऑर्गेनिक मेथड्स को अडॉप्ट किया जा सके, और जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बायो कंपोस्टिंग। ना बायो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो लैंड की फर्टिलिटी भी बढ़ाएं, पर वो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल हो, मतलब ह्यूमंस या फिर लिविंग क्रिएचर से निकलने वाला वेस्ट हो। तो एनिमल्स हो गए या फिर पेड़ पौधे की सूखी पत्तियां हो गई, इन सारी चीजों से अगर हम एक मैन्योर तैयार करते हैं या फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं बायो कंपोस्ट। तो सूखे पेड़ पौधे की पत्तियां, एनिमल वेस्ट, या फिर कोई डेड, मतलब एनिमल अगर कीड़े मकोड़े अगर मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज होती हैं, अगर वो मिट्टी में बहुत टाइम तक रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजर बनता है और वो बायो फर्टिलाइजर होता है। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर के यूज को जब आप प्रमोट करते हो इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो इसे हम कहते हैं बायो कंपोस्टिंग। फिर आता है नेक्स्ट, बायोपेस्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कई सारे तरह के पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड, आप बायोपेस्ट यूज कर सकते हो। बायोपेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा पेस्ट कंट्रोल जिससे कीड़े भी नहीं लगेंगे और वो बायोलॉजिकली हो जाएगा, किसी ह्यूमन या लिविंग क्रिएचर्स का आप इसमें यूज कर रहे होंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि नीम में कीड़े नहीं लगते। अगर जैसे हमें कई बार हमें स्वेटर्स भी अगर हम ठंडियों के बाद फोल्ड करके रखेंगे, तो अगर हम उसमें नीम, कड़वी नीम के पत्ते लगा देते हैं, तो उसमें कोई भी कीड़े नहीं लगते, किसी भी तरीके का कुछ भी जर्म्स वगैरह वहां पे नहीं आते। या इवन आपने कई बार सुना होगा कि रैशेस होने लग जाए, जर्म्स आ जाए बॉडी में, तो पानी में कड़वी नीम के पत्ते डालो और फिर उसके बाद उससे उससे नहा लो, तो उससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। ओके, तो नीम का आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने प्रोडक्शन को कीड़ों से बचा सको। इसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वही एक जगह पे एक क्रॉप उगाने की जगह आप अगर 3-4 क्रॉप्स अगर बदल बदल के लगा रहे हो, तो उससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपने वीट उगाया, तो वीट में कुछ स्पेसिफिक तरीके के कीड़े उगते हैं। ठीक है, तो जैसे वो डेवलप करना स्टार्ट किया, आपने वीट को हार्वेस्ट किया, अब राइस उगाया, तो अभी कीड़े मर जाएंगे क्योंकि वो राइस में डेवलप कर नहीं सकते, वो सिर्फ वीट में ही करेंगे। अभी आप कुछ टाइम तक आपने राइस उगाया, जैसे सुटेबल जगह हुई, राइस वाले कीड़े उगने लग जाएंगे, फिर आप उसे हार्वेस्ट कर लोगे और फिर कुछ और करोगे। तो जब आप क्रॉप रोटेशन करते जाते हो तो भी उससे पेस्ट कंट्रोल होता है। इसके अलावा पीकॉक, स्नेक्स एक्सेट्रा, इन सब का भी यूज कर सकते हो आप बायोपेस्ट करने के लिए, बड़ी रियलिस्टिक नहीं है। तो अपने खेतों पर मोर को लेकर आओ, मोरनी को लेकर आओ, बिठा, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। या फिर स्नेक, है ना, कीड़ों से बचने के लिए सांप ही छोड़ दो तो पता चले वही डस ले आपको। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, बट स्टिल लिखना है तो आप लिख सकते हो कि पीकॉक और स्नेक्स, आउल का भी आप यूज कर सकते हो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर ये वहां पर है तो कीड़े नहीं लगते हैं। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटेजीज थी और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम्स हो या सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।